नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने बिहार के रियल एस्टेट और जमीन जायदाद के मामलों में मानो भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं नए ई निबंधन पोर्टल और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े उस विवादास्पद नियम की जिसकी इन दिनों हर तरफ चर्चा है। आज हम कानूनी विशेषज्ञों की नज़र से इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये नया नियम इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। अब सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या सरकार किसी भी नागरिक को उसकी खुद की अपनी निजी जमीन बेचने से रोक सकती है? सोचिए जरा, यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। एक तरफ है जमीन की धोखाधड़ी को रोकने की सरकार की बिल्कुल सही मंशा, और दूसरी तरफ है एक आम इंसान का अपना संवैधानिक संपत्ति का अधिकार। तो आज हम किन किन पहलुओं को कवर करेंगे? हम बात करेंगे बिहार के जमीन धोखाधड़ी संकट की, इस नए सीओ अप्रूवल नियम की, इसके संवैधानिक टकरावों की, कुछ हालिया विवादित सरकारी आदेशों की, और अंत में देखेंगे कि ब्लॉकचेन तकनीक कैसे इस पूरी समस्या का एक स्मार्ट समाधान हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु, बिहार का जमीन धोखाधड़ी संकट और इस पूरी समस्या की जड़। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और हालात इतने खराब क्यों हैं? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। इसके तार जुड़े हैं सीधे 1894 से, जब अंग्रेजों के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में कैडेस्ट्रल सर्वे यानी CS सर्वे शुरू हुआ था। मजे की बात यह है कि ये नक्शा सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे बंगाल प्रोविंस का था। फिर देश आजाद हुआ, 1947 के बाद रिविजनल सर्वे यानी RS सर्वे हुआ, लेकिन वो आज तक अधूरा है। इसी अधूरेपन और अंग्रेजों के जमाने के पुराने नक्शों की वजह से आज जमीनों के रिकॉर्ड में इतना भारी कंफ्यूजन और अव्यवस्था फैली हुई है। और इस ऐतिहासिक गड़बड़ी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि एक ही जमीन का टुकड़ा 3-4 अलग-अलग लोगों को बेच दिया जाता है। हुक्मनामा जैसे अहम कागजातों की ढेरों डुप्लीकेट कॉपियां बाजार में धड़ल्ले से घूम रही हैं। सिविल कोर्ट्स का तो ये हाल है कि मुकदमों का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है, जहां दादा केस फाइल करते हैं और पोते पर पोते तक तारीख पर तारीख भुगतते रहते हैं। यही वो भयंकर फर्जीवाड़ा है जिस पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार को आखिरकार बीच में आना पड़ा। तो इस पर हमारा दूसरा बिंदु आता है नया सीओ अप्रूवल नियम और राज्य का हस्तक्षेप। आइए देखते हैं कि सरकार ने इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए आखिर क्या नया कदम उठाया है। ध्यान से समझिएगा कि अब ये नई व्यवस्था कैसे काम करती है। अब कोई भी व्यक्ति यूं ही उठकर अपनी जमीन नहीं बेच सकता। सबसे पहले आपको जमीन के सारे कागजात ई निबंधन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपके ब्लॉक के सर्किल ऑफिसर यानी सीओ साहब उन पेपर्स की बारीकी से जांच करेंगे। अब सीओ के पास 10 दिन का समय होगा। इन 10 दिनों में या तो वे रजिस्ट्री को हरी झंडी देंगे या फिर उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति लगा देंगे। मतलब चाबी अब उनके हाथ में है। इस बात को पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील देव प्रकाश सिंह जी ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण देकर समझाया है। जरा सोचिए, आपको अपना पुराना मोबाइल फोन बेचना है और उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाकर परमिशन लेनी पड़े। अजीब लगेगा ना? ठीक वैसा ही आज जमीन मालिकों को महसूस हो रहा है। आपकी अपनी निजी संपत्ति, जिसे आपने खून पसीने से खरीदा है, उसे बेचने के लिए आपको एक सरकारी अधिकारी की परमिशन का मोहताज होना पड़ रहा है, जिसके पास इनकार करने का यानी राइट टू रिफ्यूजल का अधिकार है। ये सीधे सीधे मालिकाना हक पर कंट्रोल करने जैसा लगता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, संवैधानिक टकराव और कानूनी पेचीदगियां। चलिए इन प्रशासनिक नियमों के खिलाफ उठ रहे कानूनी सवालों का एक तटस्थ विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो कानून की नज़र में ये समझना होगा कि असल में मालिकाना हक या ओनरशिप कहते किसे हैं। इसके कुछ तय नियम हैं। पहला, वो संपत्ति आपके कब्जे में हो। दूसरा, आप उसका इस्तेमाल कर सकें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, जब आप चाहें अपनी मर्जी से उसे बेच सकें या किसी को गिफ्ट कर सकें। अगर इस तीसरे पॉइंट पर यानी अपनी मर्जी से बेचने के हक पर कोई प्रशासनिक रोक लगती है, तो कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक ये सीधे तौर पर मालिकाना हक का हनन है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सीधे हमारे संविधान से जुड़ती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A हमें संपत्ति का अधिकार देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य या सरकार मनमाने तरीके से किसी भी नागरिक को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकती।
अब जानकारों का तर्क ये है कि सीओ को रजिस्ट्री रोकने का पावर देकर कहीं न कहीं इस बेहद अहम मौलिक और संवैधानिक अधिकार का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। इस पूरे विवाद का एक और बड़ा दिलचस्प एंगल है शक्तियों का बंटवारा। संविधान की 7वीं अनुसूची की कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 45 के अनुसार राज्य सरकार के पास जो अधिकार है वो मुख्य रूप से रेवेन्यू या लगान वसूलने का है। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार यह तय नहीं कर सकती कि जमीन का असली मालिक कौन है। किसी जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसका फैसला करने का एक्सक्लूसिव अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट्स के पास है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास टाइटल डिसाइड करने का कोई जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल हालिया फैसला एकदम मोहर लगा देता है। केस है समयुला बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जिसका फैसला अभी 7 नवंबर 2025 को ही आया है। इस सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार किसी के भी मालिकाना हक पर, यानी अपनी संपत्ति खरीदने, बेचने या गिफ्ट करने के अधिकार पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगा सकती। अब आप ही बताइए, इतने बड़े फैसले के बाद नए ई निबंधन और सीओ अप्रूवल नियम का कानूनी आधार कितना कमजोर नजर आता है ना? अब आते हैं चौथे बिंदु पर, विवादित सरकारी आदेश और गांव में फैली दहशत। कानूनी उलझनों का ये सिलसिला सिर्फ नए नियम तक सीमित नहीं है। जरा 3 फरवरी 2026 के इस आदेश पर गौर कीजिए। इसे पूर्व अपर मुख्य सचिव C.K. अनिल जी ने जारी किया था। इस आदेश के बाद से गांव में उन पुश्तैनी जमीनों की जमाबंदी और म्यूटेशन रद्द करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन पर लोगों का 75 से 100 साल पुराना कब्जा है। इसके जरिए राज्य सरकार काफी आक्रामक तरीके से पुरानी जमीनों पर अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश कर रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया है। अब इस सरकारी आदेश को सही ठहराने के लिए कुछ बहुत ही भारी भरकम कानूनी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, जिसका मतलब है कि सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए आपकी संपत्ति ले सकती है। दूसरा है एस्चीट, मतलब अगर किसी संपत्ति का कोई कानूनी वारिस नहीं है तो वो अपने आप सरकार की हो जाएगी। और तीसरा क्राउन रीडिकल टाइटल, जो कहता है कि जमीन का अंतिम मालिक तो राज्य ही है। कानूनी जानकारों का साफ कहना है कि इन भारी भरकम शब्दों का सहारा लेकर बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के लोगों की पुश्तैनी जमीनों पर दावा ठोका जा रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ भी अदालतें आम नागरिकों के ढाल के रूप में खड़ी दिखती हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर पूरे 1 लाख रुपए का जुर्माना तक लगा दिया था। क्यों? क्योंकि सरकार ने 30 साल से भी ज्यादा पुरानी जमाबंदी को रद्द करने की कोशिश की थी। कोर्ट का रुख एकदम स्पष्ट है, जो मालिकाना हक इतने सालों से सेटल हो चुका है उसे आप अचानक प्रशासनिक आदेशों से मनमाने ढंग से नहीं छेड़ सकते। ये सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो फिर समाधान क्या है? हमारे 5वें और आखिरी बिंदु पर आते हैं, ब्लॉकचेन समाधान। अगर धोखाधड़ी भी रोकनी है और कानूनी अधिकार भी सुरक्षित रखने हैं तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? लीगल प्रोफेशनल्स ने इसका एक बहुत ही शानदार और हाईटेक समाधान सुझाया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा सुरक्षित डिजिटल सिस्टम है जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, अगर पिछले 30 सालों के सारे लैंड टाइटल्स और ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाए, तो ये सिस्टम खुद ब खुद वेरीफाई कर लेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है और वो उसे बेचने के योग्य है या नहीं। इसमें किसी इंसान या बाबू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब सीओ साहब के दफ्तर के चक्कर लगाने का झंझट ही खत्म और काम भी पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। इस पूरे विश्लेषण का अगर कोई एक लाइन में निचोड़ निकालें तो वो यही है, उद्देश्य सही है लेकिन साधन गलत हैं। देखिए, राज्य सरकार की ये मंशा बिल्कुल 100% सही है कि वो जमीन की खरीद बिक्री में हो रहे फर्जीवाड़े को जड़ से खत्म करना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए जो तरीका चुना गया है, यानी अधिकारियों को बिना स्पष्ट कानूनी अधिकार के रजिस्ट्री रोकने का पावर दे देना, वो स्थापित कानूनों और हमारे संविधान की मूल भावना से सीधे सीधे टकराता है। और अंत में आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, आज के इस तेजी से बदलते तकनीकी युग में जब हमारी सबसे कीमती संपत्तियों की सुरक्षा की बात आती है, तो क्या हमें किसी स्थानीय नौकरशाह के निजी फैसले पर भरोसा करना चाहिए या फिर ब्लॉकचेन जैसे पूरी तरह से स्वचालित, निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर कोड पर? ये वाकई सोचने वाली बात है जो शायद आने वाले कल के सुशासन की नई दिशा तय करेगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।